मई की भीषण गर्मी थी। दस साल बाद कांग्रेस के सत्ता से वनवास का सिलसिला टूटने जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अजब उत्साह था। कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर गजब की चमक थी। निगाहें संसद के सेंट्रल हॉल पे थी। अचानक एक वाक्य के बाद संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर जज्बातों के समंदर में सुनामी आ गई। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। बाहर सड़कों पर भी अजब मंजर पसर गया। नमस्कार। इतिहास गवाह है कि इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद की हैं। कांग्रेस नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सभी खुशी से झूम रहे थे, लेकिन संसद के सेंट्रल हॉल में एक ऐसा फैसला हुआ जिससे सेंट्रल हॉल से लेकर सड़क तक मातम का माहौल पसर गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तो अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर तक सटा ली और संसद के भीतर सेंट्रल हॉल में मौजूद कांग्रेस नेताओं की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये सब हुआ एक सेंटेंस पर, जिसकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर की। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े का अकाल नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता थी। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता चाहता था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बने। यूपीए के सहयोगी भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। फैसला सोनिया गांधी को करना था। इसी बीच 18 मई को सोनिया राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने राष्ट्रपति भवन गईं। मनमोहन सिंह भी सोनिया के साथ थे। राष्ट्रपति से मिलकर सोनिया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद 19 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। सेंट्रल हॉल ठसाठस भरा। पूरे 8 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो रही थी। कांग्रेस नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी जा रही थीं, फोटो खिंचवाए जा रहे थे। पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी को बधाइयां देने का तांता लगा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल में दाखिल हुई। सोनिया जिंदाबाद के नारे लगे। सोनिया मंच पर बैठी और कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी ने भाषण शुरू किया। प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रणब मुखर्जी के प्रस्ताव पर सेंट्रल हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कांग्रेस सांसदों ने ध्वनि मत से सोनिया को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन कर दिया। अब सबको
सोनिया के फैसले का इंतजार था। कुछ मिनटों में ही सोनिया ने भाषण शुरू किया। साथियों, पिछले 6 वर्षों में कुछ मिनटों में ही संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीर बदल गई। और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। किसी को यकीन नहीं था मेरे सामने कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा देगी। सोनिया ने यह फैसला अंतरात्मा की आवाज पर लिया। सोनिया ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के मुताबिक चलूँगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूँ। लेकिन यह फैसला सोनिया का फैसला था। ये उनका खुद का फैसला था कि अब उनको बिल्कुल एंटाइटलमेंट उनके पास था प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम नहीं बनेंगे और उन्होंने फैसला किया नहीं बनेगा और फिर उन्होंने इस पर अड़ गई कि हम नहीं बनेंगे। और उस समय जो है उनकी तरफ से मनमोहन सिंह जी का नाम आया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो ये फैसला स्वयं सोनिया जी ने किया कि हमें नहीं बनना है। कांग्रेस नेताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। You continue to lead us because it is the need of the hour. We cannot betray the people of India by today accepting that because you have your inner voice says that you should not become Prime Minister, that we have to ask the people of India what their inner voice says. हमें केवल आप पे विश्वास, हमें किसी और पे विश्वास नहीं है। सच बात यह है और ये प्रधानमंत्री की बात नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं। एक ऐसी इंसान, मैं जब से आपको जानता हूं मैंने कभी आपसे गलत अल्फाज कहते हुए नहीं देखा। हमेशा आपने पार्टी के हित के लिए सोचा। कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया को पीएम बनाने की जिद पर अड़े हुए थे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमा कार्यकर्ताओं में से एक ने तो अपनी कनपटी पर पिस्तौल लगाकर आत्महत्या तक की धमकी भी दी। सोनिया गांधी को खबर करो, प्रधानमंत्री को स्वीकार करें, ये गोलियों से बहुत मार है, जल्दी खबर करो। लेकिन हकीकत ये थी कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. दुनिया के इतिहास में इतने बड़े त्याग और कुर्बानी की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। सोनिया के त्याग ने उन्हें राजनीति में कद्दावर बना दिया। सोनिया ने यूपीए का अध्यक्ष पद अपने पास रखा। I'm very happy. I think our country will be safe in Dr. Manmohan Singh's hands. सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी क्यों ठुकरा दी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 5 साल पहले 1999 में 13 महीने वाली वाजपेयी सरकार के गिरने के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। लेकिन तब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर
कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। वही पुरानी कहानी 2004 में फिर से दोहराए जाने का अंदेशा था। 2004 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बने यूपीए के पास बहुमत नहीं था। लेफ्ट के 59 सांसद और मुलायम की समाजवादी पार्टी यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। मुलायम की तरह सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार यूपीए के साथी थे। लिहाजा सोनिया को लगता था कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ली तो मुलायम और शरद पवार जैसे नेता विदेशी मूल का मुद्दा फिर उठा सकते हैं। उधेड़बुन इसलिए भी थी क्योंकि सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया था। जहाँ पैदा होने के लिए संत महंत गुरु ऋषि महर्षि तरसते हैं, उस भारत भूमि को 16 बरस तक अपनाने से इनकार किया था सोनिया गांधी ने। विवाह के 16 वर्षों तक वो भारत की नागरिक नहीं बनी थी। इस अभियान में सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसी बीजेपी नेता खास तौर पर शामिल थे। ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। व्यक्ति को 17 साल तक ये देश अपना देश ना लगा हो और कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन के कारण जिस व्यक्ति को इस देश की नागरिकता लेनी पड़ी हो, संवैधानिक बाध्यता के कारण, निष्ठा के कारण नहीं, उस व्यक्ति के सामने देश के परम गोपनीय रहस्य खोलें। इसमें देश की सुरक्षा भी खतरे में है। लेकिन प्रधानमंत्री पद ठुकराकर सोनिया गांधी ने विपक्ष के अभियान की हवा निकाल दी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखते हैं कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का मसौदा राष्ट्रपति भवन ने तैयार कर लिया था। लेकिन सोनिया ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति को बताया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने यह ब्यौरा इसलिए दिया क्योंकि कहा जाता है कि सोनिया के प्रधानमंत्री नहीं बनने के पीछे उनकी भी भूमिका थी। कहा यह भी जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े कुछ कागजात राष्ट्रपति को सौंपे थे। हमारे सिटीजनशिप एक्ट में एक नियम है कि जो विदेशी हमारे देश में नागरिक बनता है या बनती है, उस पर वही अंकुश या रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे जो इंडियन आपके देश में बनने पर, उनके देश में बनने पर लगती है। अब इंडिया में इंडियन कोई इटली में सिटीज़न बनेगा तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्योंकि वहाँ पैदा नहीं हुआ। तो इसीलिए सोनिया गांधी भी हमारे देश में नहीं बन सकती है क्योंकि वो यहाँ पैदा नहीं हुई। सोनिया गांधी भले प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस फिर से सत्ता में जरूर आ गई। ये एक करिश्मे से कम नहीं था क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनाव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और वाजपेयी सरकार की करारी हार होगी। क्यों जनता ने वाजपेयी सरकार को नकार दिया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सोनिया गांधी ने क्यों ठुकराया प्रधानमंत्री पद? इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन एक सवाल ये भी है कि 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की हार क्यों हुई? इस सवाल का जवाब है इंडिया शाइनिंग का ओवर कॉन्फिडेंस और गुजरात दंगे, जो आज भी देश की राजनीति पर असर डाल रहा है। – 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने देश की जनता को बताना चाहा कि देश आर्थिक स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से एनडीए ने चुनाव कैंपेन में इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर का खूब ढोल पीटा। इस कैंपेन के आर्किटेक्ट प्रमोद महाजन थे।
लेकिन जब 2004 के चुनाव नतीजे आए तो एनडीए के साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंडिया शाइनिंग के अति आत्मविश्वासी कैंपेन का वोटरों पर उल्टा असर पड़ा। इंडिया शाइनिंग का जो कैंपेन था वो उलट पड़ा हमारे, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। ये एक लेसन था। शायद हम लोगों में अति विश्वास था कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, लौट रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। एनडीए की हार की दूसरी वजह थी गुजरात दंगे, जिसने सत्ता में रहते ही गठबंधन में सेंध लगाना शुरू कर दिया था। रामविलास पासवान ने दंगों के फौरन बाद कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। पासवान गुजरात दंगों की सियासत की नजाकत समझ गए। एनडीए के दूसरे नेताओं को भी मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा, लेकिन वाजपेयी के समझाने पर जेडीयू जैसे सहयोगी एनडीए में बने रहे। लेकिन ये दोस्ती तभी तक बनी रही जब तक बीजेपी का नरम चेहरा सहयोगियों के सामने था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी आडवाणी की छाया से निकलकर बीजेपी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के संकेत दिए, जेडीयू जैसा पुराना साथी साथ छोड़कर चला गया। विश्वासघात है तो दूसरी तरफ से, और जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाए। परिस्थिति ऐसी बन गई कि हम एक रास्ते पर नहीं चल सकते, इसलिए अलग अलग हो गए। 2004 के चुनाव नतीजों के बाद एनडीए के कई पुराने साथियों ने पाला बदल लिया और यूपीए का दामन थाम लिया। गुजरात दंगों के राजनीतिक असर के बाद 2005 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान की 6 दिनों की यात्रा की। इस दौरान आडवाणी पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए। आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बताते हुए जमकर तारीफ की। मोहम्मद अली जिन्ना का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पहला भाषण हुआ, उस भाषण में उन्होंने कहा कि अब हमारा देश आजाद हो गया है, अब इस देश में सब नागरिक बराबर माने जाने चाहिए। हिंदू अपने मंदिर में जाए, मुसलमान अपने मस्जिद में जाए, ईसाई अपने गिरजा में जाए, लेकिन जहां तक राज्य का सवाल है, राज्य का इन बातों से कोई वास्ता नहीं। आडवाणी के इस बयान की आरएसएस और बीजेपी नेताओं ने कड़ी आलोचना की। विरोध इतना हुआ कि आडवाणी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिन कारणों से मैंने ये चाहा कि मुझे पद से मुक्ति दी जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सवाल ये है कि जिस आडवाणी ने बीजेपी को अयोध्या के मंदिर आंदोलन से जोड़ा, जिस आडवाणी की छत्रछाया में बीजेपी ने कट्टर हिंदूवादी पार्टी के तौर पर पहचान बनाई, आखिर उसी आडवाणी ने भारत के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना की तारीफ क्यों की? क्यों आडवाणी ने जिन्ना को लेकर संघ की लाइन से उलट रास्ता पकड़ा? आडवाणी में यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गुजरात दंगों का मर्म समझ लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी का ताल्लुक उस संगठन या पार्टी से था जहां पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को विलेन माना जाता है। न तो लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी थे और न ही उनका अतीत उदारवादी था। यही वजह थी कि जिन्ना की तारीफ करने के बाद बीजेपी पर उनकी पकड़ ढीली पड़ती गई।
आने वाले दिनों में बीजेपी पर इसका असर भी दिखा, क्योंकि पुरानी पीढ़ी को छोड़कर संघ ने नई पीढ़ी के नायक को ढूंढने का अभियान शुरू किया। संघ के इस अभियान और देश की सियासत ने आगे चलकर कौन सी करवट ली, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए News 24।